नमस्कार दोस्तों। ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों का चुनाव एक तरह से सेमीफ़ाइनल है। इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अप्रैल में संभवतः यदि समय पे हो तो अप्रैल में होगी। तो देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, ये एक तरह से सेमीफ़ाइनल है। और इस चुनाव में जो हालिया स्थिति है, जो सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत ही नाज़ुक बताई जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी हताश और निराश नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो हमें लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए कि सी वोटर सर्वे में यदि बीजेपी को कम वोटें या कम सीटें दिखाई जा रही हैं, उसका जो वोट परसेंट है उसमें गिरावट दिखाया जा रहा है। बीजेपी में जो आजकल एक तरह से भगदड़ मची हुई है, वो किस ओर इशारा कर रही है? वो दिखा रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है, वाजिब भी है। 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो बहुत अधिक कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे राज्य सरकार के अगेंस्ट में है। साथ ही साथ वहाँ डबल इंजन की सरकार है। 18 साल से तो वहाँ मामा जो जिसको कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, उसकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो वहाँ एक तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी काम करेगी। दूसरा, केंद्र में जो बीजेपी और मोदी की सरकार है उसका भी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी असर करेगा। तो कुल मिला के कहें कि डबल इंजन के अगेंस्ट जो है एंटी इनकम्बेंसी वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से काम कर रही है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा चर्चा आज हम करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, थोड़ी बहुत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मिज़ोरम और साथ ही साथ हम तमिलनाडु के भी बारे में बात करेंगे। अभी जो सी वोटर का सर्वे आया है उसमें मध्य प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वहाँ भी सरकार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस वाईएसआर रेड्डी की जो वहाँ पे पार्टी है उसको मात देती हुई नज़र आ रही है। वहाँ बीजेपी कहीं से टक्कर में नहीं है। आमने सामने वहाँ पे वाईएसआर रेड्डी की जो पार्टी है वो और कांग्रेस की जो पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। तो वहाँ भी कांग्रेस कमोबेश अच्छी स्थिति में है, उसका अच्छा पोजीशन है और वो सरकार बनाने में सक्षम नज़र आ रहा है और थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यदि कांग्रेस वहाँ इम्प्रूवमेंट करे खुद को, तो तमिलनाडु में भी सरकार बना सकती है। मिज़ोरम में वहाँ एक रीजनल पार्टी है मिज़ो फ्रंट करके, उसकी स्थिति आज की जो ये डाटा है उसके हिसाब से सबसे अच्छी है। वहाँ कांग्रेस बीजेपी से अच्छी उस रीजनल पार्टी की है, इसीलिए वहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पे है और बीजेपी तीसरे नंबर पे है। तो ये रही कुल मिला के जो सी वोटर का सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इन 5 राज्यों में जो वस्तु स्थिति है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन एक प्रश्न जो मैं ऐसा एजम्पशन करता हूँ कि हो सकता है, इसलिए मैं सोचा कि आपसे शेयर करके देखता हूँ वो कितना वैलिड लॉजिक है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बेहद नाजुक है, बीजेपी हताश भी है, निराश भी है। इस हालात में यदि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एमपी में, मध्य प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्रियों को यदि उतारता है, मतलब 3 केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद जोशी हो या और भी जो लोग हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं मध्य प्रदेश से। इनको इस चुनाव में उतारना क्या दिखाता है? जो संसद का चुनाव लड़े हो, जो दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान हो,
जो केंद्रीय मंत्री रहे हो, कैबिनेट मंत्री हो, नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाना ये क्या साबित करता है? मुझे ऐसा लगता है किसी भी चुनाव में दो स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। एक तो जो सिटिंग कैंडिडेट होता है, एक सिटिंग विधायक जो होता है, या फिर एक सिटिंग जो मुख्यमंत्री होता है, कहें मंत्री होता है, उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होती है। दूसरा, पार्टी के लेवल पे भी एंटी इनकम्बेंसी होती है कि भाजपा से एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस से एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये दो लेवल पे काम करती है। बीजेपी की जो सिपह सलाहकार हैं या बीजेपी के जो चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह हैं या नरेंद्र मोदी हैं, मुझे लगता है इस बार वो एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ लेवल पे उन्होंने इससे पहले भी प्रयोग किया है, जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दी, वहाँ भी भयंकर और बड़े लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी था। वहाँ तो बहुत लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री बदल दिया, सारे विधायक बदल दिए। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ म्यूनिसिपैलिटी की, नगर निगम की, वहाँ सारे कैंडिडेट बदल दिए। तो ये कोई नई प्रयोग नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी ने कई लेवल पे इसका प्रयोग किया है, लेकिन वो लिमिटेड प्रयोग था। मध्य प्रदेश भाजपा के लिए प्रयोगशाला माना जाता है। भाजपा मतलब आरएसएस का प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है, क्योंकि आरएसएस की जो हिंदूवादी नीतियां हैं, उसके लिए जिस तरह की फर्टाइल लैंड की ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश प्रोवाइड करती है। वहाँ जो हिंदू मुस्लिम का रिलीजन का इक्वेशन है, वहाँ जो कास्ट का इक्वेशन है, वो एक तरह से आरएसएस के लिए, आरएसएस की जो मौलिक विचार है, हिंदू महासभा की जो विचार है, बीजेपी की जो मौलिक विचारधारा है, उसको फर्टाइल बनाने के लिए मध्य प्रदेश बेस्ट लैंड है। इसीलिए बीजेपी ये तो ज़रूर कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश हम लूज़ न करें, क्योंकि एक तरह से ये सेमीफाइनल है। यदि मध्य प्रदेश या अन्य जो और 4 राज्य हैं, वहाँ बीजेपी अपनी लैंड को लूज़ करती है, ज़मीन उसके हाथ से खिसक जाती है, तो 2024 में उसके लिए बहुत मुश्किल होगा चुनाव जीतना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये चुनाव यदि वो हारती है इन 5 राज्यों में, तो और मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में इस बार व्यापक पैमाने पे इसका प्रयोग करके देखना चाहती है कि पार्टी के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो चलो ठीक है, उसे हम हटा नहीं सकते हैं, पार्टी तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी को हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। कैसे? कैंडिडेट बदल के। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, असंतोष है, उसको खत्म करने के लिए उस सीट से उस कैंडिडेट को ही हटा दो, नए कैंडिडेट को प्लांट करो। और यही प्रयोग मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार करने जा रही है। वहाँ जितने भी 2 लिस्ट अभी तक, 3 लिस्ट अभी तक उसकी आ चुकी है, और उस 3 लिस्ट के माध्यम से उन्होंने जितने भी नए और फ्रेश कैंडिडेट को दिए हैं, अप्रत्याशित है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में है, और इसको कंट्रोल करने का एकमात्र सॉल्यूशन है कैंडिडेट बदलो। कैंडिडेट बदलने से उसका जो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति नाराज़गी, गुस्सा जो है, वो कुछ हद तक कम हो सकती है। दूसरा, ये जितने 7 छत्रपक उतारे हैं, ये 7 जो सांसद उतारे गए हैं, उसमें 3 इंक्लूडेड हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, ये सभी 7 एक तरह से अपना अपना जनाधार रखते हैं। इनका एक अपना ज़मीन है, कोई चंबल से हैं, तो कोई कहीं और इलाके से है, तो सभी जगहों से, राज्य के सभी हिस्सों से अपना अपना जनाधार रखने वाले नेता हैं। उनकी एक अपनी मजबूत कद है, छवि है।
ये एक अलग बात है कि वो विधानसभा चुनाव अरसों से नहीं लड़े हैं, लेकिन सांसद का चुनाव लड़ने के बावजूद भी उनकी एक अपनी लोकप्रियता है, तो उन्हें उतारा गया है। और एक इसके माध्यम से एक दूसरा कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को, आम लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, ये बीजेपी की मतलब रणनीति है। वो ये कि ये जितने सातों सांसद हैं या और भी जो बड़े छत्रपक हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे ये कहते ज़रूर आपको नज़र आएँगे कि हम भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। क्या आपको नहीं चाहिए कि अपने ज़मीन, अपने क्षेत्र के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दें? तो ये एक प्रयोग की सभी जितने भी नेता हैं, सब कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी को ये लगता भी है कि क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ यदि वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, मुझे इतने बड़े नेता को यहाँ उतारा गया है विधायक चुनाव लड़ने के लिए। मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए यहाँ उतारा गया है। आम लोगों में एक सामान्य सी धारणा होती है कि चलो भाई, मुख्यमंत्री बनेगा हमारे क्षेत्र के आदमी, तो वोट दें। इनसे उस क्षेत्र से जुड़े हुए और भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके प्रभाव में वो भी उनको वोट दिलवाएंगे और जितलाएंगे। और ये सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी कद्दावर नेता हैं, ये 7 सांसद जो गए हैं, वो तो करते ही हैं। बाकी जो और कद्दावर नेता हैं, वो भी ऐसे बयान देते हैं, और इसके माध्यम से ये बीजेपी की रणनीति है, केंद्रीय रणनीति है। इसके माध्यम से वो छोटे-छोटे जो ब्लॉक हैं, वहाँ से वोट बटोरने का प्रयास करती है। हालाँकि ये एक अलग बात है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, ये बीजेपी की मजबूरी थी कि शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में वहाँ जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी है, उस स्थिति में यदि बीजेपी को अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसको शिवराज सिंह को दरकिनार करने के अलावा कोई और विकल्प था भी नहीं। इसी प्रकार से बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ किया। वहाँ भी राजस्थान में भी बीजेपी ने कद्दावर नेता को उतारा है और वसुंधरा राजे को दरकिनार किया है। वसुंधरा राजे के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको खत्म करने का या कम करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, और नए कैंडिडेट को, नए जो लीडरशिप है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, क्योंकि हमने कहा कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल तो 2024 में है। इसीलिए इसमें एक खतरा भी है। ये एक तो रणनीति हो सकती है कि वो बड़े-बड़े जो सांसद हैं, बड़े-बड़े जो प्रभावशाली या प्रभाव वाले नेता हैं, उसे विधायक का चुनाव लड़ा के किसी न किसी रूप में लोगों को लुभा के वोट तो लेना चाहती है, अपने जो ग्राफ है उसको उठाना चाहती है। लेकिन उसमें एक जो दिक्कत आ सकती है कि यदि बीजेपी जीतती है ये चुनाव, और तब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि सभी को आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, तो फिर बगावत होने का भी भय है। और यदि बगावत होती है, मुख्यमंत्री बनेगा कोई एक ही, लेकिन ये हैं दर्जनों में। और यदि बगावत होती है, तो वो सब जानते हैं कि हमें जिस तरह से केंद्र से धक्का मार के विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है, और यदि हमें यहाँ उचित सम्मान, उचित अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर हम भी देख लेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। तो इसका एक खतरा ये भी है कि यदि वो चुनाव जीतते हैं और सबको यदि उचित सम्मान और अधिकार नहीं मिलता है, तो वो 2024 में मोदी को पैर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि हार जाते हैं, तो फिर क्या छवि बनेगी? ये भी 2024 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि यदि वो हार जाएंगे,
तो क्या संदेश जाएगा कि केंद्रीय मंत्री को, सांसद को, विधायक का चुनाव बीजेपी ने लड़ाई, वो भी हार गई। इस लेवल पे लोगों में असंतोष है, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी इस कदर है कि ये रणनीति भी उसकी काम नहीं आई। और ये बड़े और कद्दावर नेता जो इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली हैं, जब इनसे जुड़े हुए हैं, इसकी अपनी एक लैंड है, ये सब अपने लैंड को लूज कर गए। और बीजेपी वाकई में इस बार चुनाव किसी भी हालत में जीतने में सक्षम नहीं है।